अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया अशरफ और IVF कंसल्टेंट डॉक्टर सजाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर से। अब हम बात करेंगे कि IVF ट्रीटमेंट की क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह पेशेंट्स आएँ और किस तरह उनका सक्सेस रेट बढ़ सकता है। चूँकि ये एक महंगा इलाज है और हमारे पास जब मरीज़ आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स लेके आते हैं। उनके पास उनकी फाइल्स मौजूद होती हैं, इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले काम ये है कि हम पेशेंट को फुली एवेलुएट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। फीमेल से अलग सी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, मेल पार्टनर को देखते हैं, उनका सीमन एनालिसिस करवाते हैं। फिर हमारे पास कुछ बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसमें हम ये जो हार्मोन्स हैं हमारी के दूसरे दिन के FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड प्रोफाइल है, रूबेला है, इनिशियल अल्ट्रासाउंड TVS जिसमें हम एंट्रल काउंट देखते हैं, AMH है, ये सारी चीज़ें हम एग्जामिन करते हैं। और उसके बाद मेल पार्टनर का सीमन एनालिसिस जब 2 से 3 दिनों का वक्फा हो तो हम सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी देखते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी इनके पास ये टेस्ट होते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड पे रसौलियाँ आई होती हैं या ट्यूबें बंद होती हैं या एंडोमेट्रियोसिस होता है। ऐसे पेशेंट्स की पहले लेप्रोस्कोपी करके उनकी एंडोमेट्रियोसिस को डील करते हैं। अगर बच्चेदानी के अंदर रसौलियाँ हैं तो वो रसौलियाँ निकालते हैं, पॉलिप्स को ठीक करते हैं। ट्यूबल फैक्टर अगर है, हाइड्रोसैल्पिन्स हैं या पायोसैल्पिन्स हैं, मतलब ये कि ट्यूबों के अंदर पानी भरा हुआ है या पस भरी हुई है, तो लेप्रोस्कोपी करके उन ट्यूब्स को क्लिप करते हैं या उनको काट देते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कामयाबी के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं कि इनकी वजह से नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट को पूरी तरह एवेलुएट करके उनकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, उनकी इन्वेस्टिगेशंस करके हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। एक दफ़ा जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें कपल की बहुत ज़्यादा होप्स बिल्डअप हो जाती हैं, तो उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम हर स्टेप पे अपने पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं और उनको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं कि उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सूटेबल है, और उनके प्रेगनेंसी रेट, उनके सक्सेस रेट की भी उनसे बात करते हैं कि कामयाबी का कितना इम्कान है और कितना नहीं है। तो ये सारी पेशेंट्स को बातें बताने के बाद जब हम इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि IVF ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो फिर हम IVF ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास आती हैं जो ओवरवेट होती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, माहवारी ख़राब होती है। तो पहले हम उनका वेट रिड्यूस करवाते हैं मेडिसिन दे के, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, उनकी काउंसलिंग होती है, उनको बताया जाता है कि किस तरह वो अपना वज़न कम कर सकती हैं, किस तरह वो एक हेल्दी हैबिट्स में आ सकती हैं। क्योंकि सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने का, इन सारी चीज़ों का असर होता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी पे। तो अब जब एक दफ़ा ये डिसाइड हो गया, हमने सारे टेस्ट कर लिए कि अब हम IVF शुरू करने लगे हैं, तो हम मोस्टली जो है इंटेगोनिस्ट प्रोटोकॉल है जो Day 2 ऑफ द पीरियड्स से शुरू होता है, हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन जो हैं वो गैनाडोट्रोफिन्स के इंजेक्शंस लगते हैं, और साथ साथ हम हर चौथे 5वें दिन जो है वो उनके टेस्ट करके देखते हैं। अल्ट्रासाउंड होते हैं और खून के टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि जो डोज हमने शुरू की है वो कितनी कामयाबी से अंडेदानियों पे असर कर रही है। जो डोज हम सजेस्ट करते हैं, जो हम शुरू करते हैं, वो डिपेंड करता है कि खातून की उम्र क्या है, AMH क्या है, उसका एंट्रल काउंट क्या है, और अगर उसने प्रीवियस ट्रीटमेंट्स ली हुई हों तो उस डोज का कितना हम चेंज कर सकते हैं। अब जब हर दूसरे तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड होते हैं तो हम फॉलिकुलर एक्टिविटी देखते हैं, और हर अल्ट्रासाउंड के बाद पेशेंट की काउंसलिंग होती है। क्योंकि ये ट्रीटमेंट ऐसी है कि इसमें पेशेंट को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है, उसको बताना कि उसका रिस्पॉन्स कैसे जा रहा है, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम पेशेंट से उनका रिस्पॉन्स डिस्कस करते हैं, अगर डोज बढ़ानी हो या कम करनी हो तो इसके अकॉर्डिंगली ये सारा कुछ होता है। और फिर जब इतने फॉलिकल्स बन जाते हैं, मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि फॉलिकल्स का मतलब होता है पानी के बुलबुले जिनके अंदर अंडे होते हैं, और हर फॉलिकल के अंदर अंडा नहीं होता, कुछ खाली भी होते हैं। तो वरना ऐसे होता है कि पेशेंट्स कहते हैं कि इतने फॉलिकल्स थे, अंडे तो थोड़े मिले हैं। तो ये इनको बताना बहुत ज़रूरी है कि फॉलिकल्स का मतलब अंडे नहीं होता। तो जब हमें इतने फॉलिकल्स नज़र आ जाते हैं तो हम फाइनल ट्रिगरिंग शॉट लगाते हैं, यानी HCG का इंजेक्शन लगाते हैं, और 36 घंटों के अंदर फिर हम एग रिट्रीवल करते हैं जिसको हम ओवम पिकअप कहते हैं। उसके लिए हम ख़ास तरीके से पेशेंट को तैयार करते हैं, क्योंकि ये अंडर सिडेशन होता है।
انڈر انیستھیزیا ہوتا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد کھانا پینا نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا اووم پک اپ جو ہے وہ صبح 8-9 بجے کے قریب کرتے ہیں، تو ہلکی سی سیڈیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ جب ہم ایگ ریٹریول کرتے ہیں اسی دن جو ہے کہ میاں کا سیمن کا سیمپل جو ہے اس میں سے اسپرمس جو ہیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے سیمپلس ہمارے پاس فروزن ہیں تو ہم وہ والے استعمال کرتے ہیں، بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں کہ اس دن ان کی بایوپسی ہونی ہوتی ہے، ٹیسٹیکولر بایوپسی، وہ بایوپسی ہوتی ہے، اور پھر جب ہم اسپرمس مل جاتے ہیں تو ہم انڈوں کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں لیبارٹری میں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی فرٹیلائزیشن ہوئی ہے۔ تو ڈے 3 ڈے 5 پہ جا کے جب ہم فرٹیلائزیشن دیکھ لیتے ہیں تو ہم فریش ٹرانسفر بھی کرتے ہیں پیشنٹس کے ایمبریوز، اور ہم فروزن سائیکل میں بھی جاتے ہیں۔ فریش سائیکلس میں کہ اگر پیشنٹ کی طبیعت ٹھیک ہے، اس کو الٹی متلی کی کیفیت نہیں ہے، بچے دانے کے اندر کی لائننگ ٹھیک ہے، پیشنٹ ٹھیک ہے، تو ہم فریش سائیکل میں بھی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ڈے 5 تک لے جائیں، بلاسٹوسس اسٹیج تک۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو پی سی اوز والے پیشنٹ ہیں وہ تھوڑا سا اوور رسپونڈ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم فروزن ایمبریو ٹرانسفر کرتے ہیں، یعنی نیکسٹ سائیکل میں ٹرانسفر